हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कल पढ़ाया था आप लोगों को प्लैंक्स की क्वांटम थियरी। इससे पहले आपका क्या कहते हैं जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हो गया था और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हो गया है। आज हम बात करेंगे कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी जिसके वजह से बोहर्स को आना पड़ा और इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में लिमिटेशन क्या थी हमें पहले भी बता रखा है, आज फिर से बता दे रहे हैं। और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा वो वाला लेक्चर सबसे पहले देखें वो लोग। ठीक है, उनमें लिमिटेशन ये थी कि सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं किया था कि कहां पर चक्कर लगाता है, इतना कहा था कि सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाता है। ठीक है, और दूसरी बात अगर ये थी कि अगर बात करते हैं वहां पर तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक रूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब कहने का ये था, इलेक्ट्रोडायनेमिक रूल यही कहता कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वो एनर्जी लूज करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एनर्जी जब लूज करना स्टार्ट करेगा तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि घूम करके उसी न्यूक्लियस में गिर जाएगा और वो फेल हो जाएगा, जिसके वजह से एटम अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरी उनके में लिमिटेशन एक और थी कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्लियरिफाई नहीं कर पाए, मतलब उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको भी हम आगे बताएंगे। मतलब ये था कि जब किसी भी लाइट को हाइड्रोजन गैस से पास करवाया जाता है तो एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्चुअली में एक प्रकार की स्केल होती है। मान लीजिए कांच की एक स्केल है, तो जब बीच में हाइड्रोजन गैस अगर इससे कुछ लाइट पास करवाते हैं तो कुछ कलर्स क्या होते हैं इस पे जाकर के बन जाते हैं, उसको एक स्केल की तरह बन जाते हैं कि लाल यहाँ पर, हरा यहाँ पर, नीला यहाँ पर, पीला यहाँ पर, इस तरीके से उसको स्पेक्ट्रम कह दिया जाता है। ठीक है, उसको भी आगे हम और बताएंगे डिटेल में कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड, तो फिर किसको आना पड़ा, बोहर्स को आना पड़ा और इन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसको बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। ठीक है, इनका पूरा नाम था नील हेनरिक डेविड बोर। ठीक है, इसकी हम पढ़ेंगे कि इनका एटॉमिक मॉडल क्या था, इन्होंने क्या क्या पास्टुलेट दिए हैं इसके बेसिस पर। ठीक है, उसको समझेंगे यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बता दे रहा हूँ बोहर्स एटॉमिक मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ ना कुछ आप देखो, आप अगर यहाँ पर पढ़ लेंगे तो इंटर में आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बोहर्स जो हैं ये केमिस्ट्री के साइंटिस्ट नहीं है, ये फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं और इनको फिजिक्स में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है क्योंकि कुछ पार्ट यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इस वजह से केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इंटरमीडिएट की फिजिक्स में आपको फिर से यही चीज पढ़नी पड़ेगी। तो आपको वहां पढ़ने से अच्छा कि यहीं पर एक बार पढ़ लेते हैं जिसमें वहां पर रिवीजन हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, पहले कुछ पॉस्टुलेट हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। वो अलग बात है कि ये भी मॉडल आगे जाकर के फेल हो जाता है, लेकिन अभी तो समझना पड़ेगा ना, और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है सर्कुलर पाथ पर, लेकिन बोहर्स ने ये नहीं कहा। बोहर्स ने कहा कि ये चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड को और बोहर्स को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। उन्होंने कहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, जबकि बोहर्स ने क्या कहा था कि अब देखो अगर रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कोई भी न्यूक्लियस के अगर चारों ओर चक्कर लगाता तो उसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी वो सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा सकते हैं सबके सब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हर एक का रेडियस अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब बात हम करेंगे बोहर्स के अकॉर्डिंग, इन्होंने कहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस की ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। मतलब उनकी एक ऑर्बिट क्या होती है, फिक्स रहती है, उसी फिक्स ऑर्बिट में वो चक्कर लगाते हैं। हर इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाएगा। ठीक है, कुछ ऑर्बिट फिक्स करी गई हैं, केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, बाकी में चक्कर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो किसमें चक्कर लगाएंगे, वो फिक्स ऑर्बिट क्या होती है। तो पहला पोस्टुलेट इनका समझ में आया, बोहर्स का पहला पोस्टुलेट यही है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, अब वो फिक्स ऑर्बिट होती क्या है, ठीक है, कौन से फिक्स ऑर्बिट होगी जिसपे वो चक्कर लगाएंगे। तो उसके लिए मतलब ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे जो ऑर्बिट h अपॉन n पाई 2 पाई होगा, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
h/2π। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएंगे जो h/2π के क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। ठीक है, इनके मल्टीपल होंगे, उन्हीं में चक्कर लगाएंगे। अच्छा, एक चीज और समझिए, दूसरा पोस्टुलेट मतलब जो इसको फॉलो करेंगे, जो इनके इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, जहां पर आपको पता है कि h प्राइम कांस्टेंट है और नीचे 2π तो आपको पता है 360 डिग्री पूरा, तो वो उन्हीं चक्कर फिक्स चक्कर लगाएंगे जो इसको फॉलो करते होंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या था, दूसरी बात इन्होंने ये कहा था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके चारों चक्कर लगाएगा, न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाएगा, तो सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा और वो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग। Fe is equals to 1/4πε0 Q1 Q2 upon r²। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक सूडो फोर्स होता है। ठीक है, जो दिखाई नहीं पड़ता या जिसको हम कैलकुलेट नहीं करते, अपनी तरफ से लगाते हैं, अपनी तरफ से समझते हैं कि ये चीज होती है। ठीक है, सूडो फोर्स एक समझ लीजिए कि इमेजिनरी फोर्स होता है, जिसको केवल हम अज्यूम करते हैं, ये कहीं ना किताब में है ना कहीं पर भी है। ठीक है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो कहने का मतलब ये, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है सेंटर की तरफ। ठीक है, जो इसके जिसके वजह से ये चारों तरफ इसके घूम पाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल करते हैं, अगर हम अर्थ सरफेस की बात करते हैं, तो अर्थ अगर सर के चारों चक्कर लगा पा रहा है, ठीक है, या मून अर्थ के चारों चक्कर लगा पा रहा है, तो किसके कारण लगा पा रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण चक्कर लगा पा रहा है, घूम पा रहा है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स F is equals to gm1m2/r²। ठीक है, इस फोर्स के कारण वो क्या कर रहा है, घूम पा रहा है किसी के चारों ओर। उसी तरीके से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों ओर घूमता है न्यूक्लियस के, तो वहां पर भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, इसको कूलॉम फोर्स कहा जाता है। ठीक है, इंटर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी यहाँ पर केवल फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तीन पोस्टुलेट समझ में आए। पहला तो ये कि कोई भी इसके चारों चक्कर लगाते हैं, लेकिन फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। दूसरा ये कि उन्हीं ऑर्बिट में केवल ये चक्कर लगाएंगे जो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तीसरा ये कि अगर ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इसके तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है, जिसके वजह से ये चारों ओर घूम पाता है, इसके सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा पाते हैं अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। उसको कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F is equals to 1/4πε0 Q1 Q2 upon r², जहां पर ε0 परमिटिविटी को डिनोट करता है। परमिटिविटी का मतलब है कि दोनों के बीच में है क्या आखिर। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस, अगर ये इसके और चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इन दोनों के बीच में मीडियम क्या है। ठीक है, कागज है, लोहा है, लकड़ी है, हवा है, एयर है, क्या है, उसको ये परमिटिविटी डिनोट करता है। ठीक है, परमिट कितना है, उसके अंदर परमिशन कितनी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन की। तो ये फोर्स यहाँ पर अप्लाई होता है। चौथा पोस्टुलेट इनका क्या था, इन्होंने ये कहा था कि जब कोई भी, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो एनर्जी लॉस करता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं। बोहर ने कहा था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में जब चक्कर लगाता है, तो ना तो वो एनर्जी को लूज करता है, ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एनर्जी ना तो एमिट करी जाती है, ना तो एनर्जी क्रिएट करी जाती है, यानी कि एक्सेप्ट करी जाती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाता है। ठीक है, अपने फिक्स ऑर्बिट में। तो इस ऑर्बिट में भी यहाँ पर क्या है, इन सबके अपनी एक फिक्स ऑर्बिट होती है, इस वजह से इनको स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है। स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, इनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। फिक्स ऑर्बिट होती है इनके जो चारों चक्कर लगाता है। इतनी चीज समझ में आई। इसके अलावा अगला पोस्टुलेट क्या था, अगला पोस्टुलेट ये था कि इनकी जितनी भी ऑर्बिट हमारे पास होती हैं, इन ऑर्बिट के नाम जो है बोहर्स ने फिक्स कर दिए कि जो पहला ऑर्बिट होगा उसको K नाम दिया, सेकंड ऑर्बिट को L नाम दिया, थर्ड को M दिया, उसके बाद M दिया। ठीक है, इस तरीके से नाम दे दिए इन्होंने K L M N। ठीक है, कहा कि जो पहला ऑर्बिट होगा जो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, जिसका नाम स्टेशनरी ऑर्बिट रखा गया। पहला ऑर्बिट क्या होगा, K, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद M, मतलब ग्राउंड स्टेट, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से होगा। ठीक है, K L M N, इस तरीके से इनको फिक्स कर दिया। और ये भी फिक्स कर दिया कि हर एक जो भी यहाँ पर ये फिक्स करी गई है, इनकी स्टेशनरी ऑर्बिट जो फिक्स करी गई है, इसमें ये भी बता दिया गया कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह पाएगा टोटल, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो अगर हम K की बात करते हैं, तो यहाँ पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ही रह पाएंगे, मतलब K वाली जो ऑर्बिट होगी केवल इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट देखो, अब 2 है, इसको क्या किया गया, कुछ सब कैटेगरी में भी डिवाइड कर दिया गया है। सब कैटेगरी में डिवाइड करने का मतलब ये होता है
कि इसको इसे एस ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, कि सब ऑर्बिटल बता दिए, सेल्स जिसे कहा जाता है सेल्स, ठीक है। और इसमें क्या किया, इसमें एस और पी दो बता दिए गए, इसके बाद एस पी डी बता दिया गया, और इन्हें इस पे क्या बता दिया गया, एस पी डी एफ, ठीक है। इस तरीके से सबकी कैटेगरी भी डिवाइड कर दी गई ऐसे करके, एक में एस, इसको एसपी, इसमें एसपीडी, एसपीडीएफ। और बताया कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्लास फिक्स कर दी गई, बताया कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, एसपी में 8 इलेक्ट्रॉन टोटल ले सकते हैं, मतलब जो एल वाली क्लास होगी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। जो थर्ड क्लास होगी एम वाले में, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले आफ्टर मोस्ट क्लास में 32 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। इसके अलावा इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको सिंपल से याद करना हो तो 2n² का फॉर्मूला याद कर लीजिए, जहां पर k के 1 रखेंगे, L2 M3 और A4, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो k वाले पता चल जाएंगे, 2 रखेंगे तो इसका 3 इसका 4 इसका, जैसे इसका पता करना m में कितने होंगे तो 2 into 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का 9 तो 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से इनकी सबकी सेल्स मतलब फिक्स कर दी गई, इनकी सब सेल फिक्स कर दी गई KLMN करके, ठीक है। तो ये सब पूरा प्रोसेस था हमारे पास। अच्छा, जो भी हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों चक्कर लगाएगा वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इसको क्वांटाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्वांटाइजेशन कहा जाता है कि उन्हीं ऑर्बिट में केवल चक्कर लगा पाएंगे जो इनका इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गए इतने पोस्टुलेट हमारे पास हो गए। एक लास्ट पोस्टुलेट इनका ये था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वो ग्राउंड स्टेट से, ठीक है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहता है, ठीक है, अपने ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहता है, या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आना चाहता है, तो ये तभी संभव हो पाएगा कि जब अगर मान लेते हैं कि एक ग्राउंड स्टेट का एक इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी भी फर्स्ट एक्साइटेड में या सेकंड एक्साइटेड स्टेट में किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहता है, तो शर्त ये होगी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ये यहां से जाएगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को इसमें आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए इस वाले में 18 इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ से और गया 19 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ठीक है। अगर एक यहाँ से जा रहा है तो एक यहाँ पर कमी हो जाएगी, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्सचेंज होगा। अब होता क्या है, देखिए कोई चीज अगर ये ग्राउंड स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और उसको हमको एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या है, जैसे आपको दौड़ में दौड़ाना है तो कि आप रेस जीत जाओ तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना ज्यादा, ठीक है। तो वही सेम काम यहाँ पर कि अगर इसको ग्राउंड स्टेट से मतलब किसी को नीचे से ऊपर तक ले जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तब अपनी ये क्लास छोड़ करके कहाँ चला जाता है, दूसरी क्लास में चला जाता है। लेकिन जब कोई हायर स्टेट से यानी कि हायर क्लास से लोअर क्लास में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी एनर्जी छीननी पड़ेगी ना। जैसे कभी कभी होता है ना कि बहुत ज्यादा आप ही लोग में हैं, जैसे बहुत लड़के ना सिर पे चढ़ जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, कान के नीचे देकर के नीचे उतारना पड़ता है थोड़ा सा। वही सेम काम यहाँ पर है कि जो बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं ना, हीरोगिरी अगर बहुत ज्यादा झड़ जाए किसी के पास में तो उसको क्या करो, 2-4 कंटाप लगा दो कान के नीचे तो आ जाएंगे नीचे। वही सेम काम है कि अगर कोई एक्साइटेड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, कहाँ, इसको ग्राउंड स्टेट तक लाने में, ठीक है। तो वही सेम चीज है, तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और कोई हायर स्टेट से अगर नॉर्मल स्टेट में आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी को एमिट करता है, ठीक है। ये इतने पोस्टुलेट है हमारे पास, इनके समझ में आया। एक बार फिर से सबको रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी करके, उसके बाद इनके डेरिवेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। पहला क्या था कि इनके अकॉर्डिंग, बोहर्स के अकॉर्डिंग, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। दूसरा ये कि वो उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगा पाएंगे जो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तीसरा इन्होंने ये कहा था, इन्होंने मतलब सबकी क्लासेस फिक्स कर दी थी, एक क्लासेस वो KLMN के अकॉर्डिंग फिक्स कर दी थी, और कहा था कि हर एक क्लास में हर एक सेल में, जिसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया कि हर एक चीज में 2 इलेक्ट्रॉन 8, 18, 32 इस तरीके से हर एक के इलेक्ट्रॉन फिक्स कर दिए गए कि इसमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों चक्कर लगाता है तो एक सेंटीमीटर फोर्स लगता है उसके तरफ, जो कि अभी बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको कहा गया कि F बराबर 1.45 Q1Q2/r², ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये चारों घूम पाता है। अगली बात उन्होंने कहा था कि कोई भी जब अपने फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो वो एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता है,
ठीक है। लास्ट उन्होंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने क्लास को छोड़ करके दूसरे क्लास में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर ऊपर से कोई नीचे की तरफ आएगा, देखिए हमने कहा था कि फिक्स ऑर्बिट में जब चक्कर लगाएगा तो एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना तो एमिट करेगा, लेकिन अगर इसको अपनी क्लास छोड़ करके बाहर जाना है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, और अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, ये इतने बोहर्स के पोस्टुलेट हैं, इनको आप अपनी लैंग्वेज में जिससे मैंने बोला है उसी लैंग्वेज में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसका फिगर एक अच्छा सा बना लीजिए। इसमें एक न्यूक्लियस बना दीजिएगा, ऐसे एक के क्लास बना दीजिएगा, ये एल हो जाएगी, एम एन। अभी आप लोग यहीं तक पढ़िए, बाकी आगे एमएससी वगैरह में भी पढ़ेंगे आप लोग इसके आगे। तो ये हो जाएगा के, ये एल एम एन। इसमें बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगी टोटल। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इस तरीके से। अब कोई ये है कि अगर मान लीजिए कोई अगर ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट। और अगर वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट, ये हायर एक्साइटेड स्टेट होती है, हायर एक्साइटेड स्टेट। अगर कोई ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है इस तरीके से, ठीक है, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है तो ये एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, ये है आपके पास में, इस थोड़ा सा फिगर इसको ही बना लीजिएगा, उसके बाद जो बोला उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। चलिए अब इन्हीं के बेसिस पे कुछ हम लोग फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, छोटा सा एक बात करते हैं, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे चार्ज जेड ई है। जेड जहां पर एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा है और ई उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसको हम इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज न्यूक्लियस का पता चल जाएगा। ठीक है, प्लस जेड। और ये एक ऑर्बिट बना लेते हैं कोई भी, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और इनके बीच का रेडियस हमारे पास कितना है, आर। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है और इसका रेडियस हमारे पास आर है। और हमने कहा था कि बोहर ने कहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो वो उसके एंगुलर मोमेंटम के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम m इंटू वी इंटू आर होता है। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, और एंगुलर मोमेंटम मतलब एंगल पे कितना रोटेट कर रहा है तो वो एम वी आर हो जाता है, मतलब रेडियस से मल्टीप्लाई हो जाता है तो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। ठीक है, एम वी आर इज इक्वल टू एम एच अपॉन 2 पाई, इसका मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ये हमको पता है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ से v की वैल्यू निकालें तो v बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, एम एच अपॉन, ये m नीचे चलाएगा, r नीचे चलाएगा और ये 2 पाई आगे लिख लें, 2 पाई m इंटू आर। इस तरीके से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमने ये भी कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इसकी तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब एक चार्ज इसके ऊपर और दूसरा चार्ज इसके ऊपर, दोनों के बीच में चार्ज कितना कितना है। अगर इसको Q1 माने इसको Q2 माने तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, F अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 देखो जेड है, ई इसका और ई उसका दूसरे वाले का, और अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने। ये इसके तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। अच्छा एक चीज तो ये पता है ना कि अगर इसके तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा तो फिर इसके द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। अगर कोई किसी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब तो यही है ना कि अगर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी तो एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। ठीक है, और उस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है, सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F बराबर कितना होता है, mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये भी पता है कि mv स्क्वायर बाई आर, इसको आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, 9th में कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इसकी तरफ इतना, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा कितना, mv स्क्वायर बाई आर, जिसकी सहायता से ये किसी के चारों क्या करता है, चक्कर लगा पाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पर, इन सबके बेसिस पर ये तो पूरा लिखा हुआ है। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, क्योंकि फोर्स दोनों लग रहे हैं और दोनों एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों इक्वेशन को हम बराबर बराबर भी तो लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर
अच्छा, इसको अगर हमें कांस्टेंट माने थोड़ी देर के लिए, ना मानो, लिखा रहने दो, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर इधर हो जाएगा इस तरीके से, और एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम और लिख सकते हैं, थोड़ा सा ना लिखो, लिख लो, एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रेडियस पे इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो वो रेडियस कितना होगा, ठीक है। तो पहला अब डेरिवेशन करना यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला हमारे पास बोहर्स रेडियस, बोहर्स एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये वो एटॉमिक रेडियस कितना होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कौन कितना ज्यादा चक्कर लगा रहा है, कितने रेडियस पे कौन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने क्या कहा, ये हमको पता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं, फ्रॉम इक्वेशन, इसको ए मान लो, कुछ मानना हो, फ्रॉम इक्वेशन ए की अगर बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि वो उसी ऑर्बिट पे चक्कर लगाएगा, हम उसी ऑर्बिट को लेंगे जिसमें वो चक्कर लगा सकता है, सारे ऑर्बिट हमको नहीं लेना है, तो वो उसी ऑर्बिट पे चक्कर लगाएगा जिसका एंगुलर, जो एंगुलर मोमेंटम पे क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। मतलब एम बी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन कितना 2 पाई। अब v की वैल्यू, जो वेलोसिटी यहां से आई है कि किस वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, उस वेलोसिटी की वैल्यू उठा करके यहां पर पुट कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये m हो जाएगा, और इस v की जगह या एक काम करते हैं कि इसी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू v की, तो v की वैल्यू कितनी निकल के आई है, NH अपॉन 2 पाई m इंटू आर। अब इसकी वैल्यू उठा करके किसमें पुट करिए, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए, इन इक्वेशन 4 इसमें पुट करना है हमको, ये क्योंकि हमको रेडियस चाहिए ना, तो उसमें जब पुट करेंगे तो ये m हो जाएगा, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m हो गया, और v स्क्वायर की जगह देखो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू रखा इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब देखिए कुछ कट जाएगा इसमें से, एक m से एक m कैंसिल, ये पाई ऊपर n है, इसको काट मत देना उठा करके, ठीक है। और देखो कुछ उड़ा दो, एक r से एक r हो गया, ठीक है। कुछ और बचा, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और बता कुछ। अब देखो r r r कहाँ है, ये r, इसको उधर ले जाओ, तो ये r बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये m हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, और m नहीं होगा, m तो कट गया, ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, z हो जाएगा, e स्क्वायर हो जाएगा, और एक यहां से m बचेगा, इतना, ठीक है। ये रेडियस हमारे पास निकल करके आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो अब हैं, तो हम यहीं से सारे देखो जितने भी फॉर्मूले डिराइव होंगे सब इसी फॉर्मूले से डिराइव होंगे, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, जिसके वजह से, जिसके कारण ये इसके चारों चक्कर लगा पा रहा है। तो वो वेलोसिटी की वैल्यू में इक्वेशन 1 से इसमें v की वैल्यू पुट करी है, और v की वैल्यू पुट करके जो कटना कटना था उसको काट पीट दिया है, और r की वैल्यू में निकाल ली। तो जब रेडियस की बात करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन z e स्क्वायर इनटू m। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज तो कांस्टेंट है, पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹, इसका मास भी कांस्टेंट रहता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻⁻37, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, 8.85 करके कुछ होती है। तो इसका मास है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, और प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। तो बचा ये जेड, किसी का एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो अगर किसी का एटॉमिक नंबर बदल जाएगा तो हम इसको ये भी तो ले सकते हैं कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जेड। जब प्रोपोर्शनलिटी की चीज को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, वो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर m हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसका रेडियस उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है, बोहर्स रेडियस। चलिए हम लोगों ने बोहर्स के स्टेशनरी ऑर्बिट के रेडियस की बात कर ली है। अब वो रेडियस में, मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट में बोहर्स के इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चक्कर लगाता है, उस v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, बोहर्स या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स
स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। स्टेशनरी ऑर्बिट पे किस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, ठीक है। अभी हमने वो चीज क्या पढ़ा था कि mvr इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला nh/2π, या यहाँ से हम क्या कहते हैं, अगर एक चीज याद रखो तो यहाँ से अगर हम क्या करें वेलोसिटी निकालना है ना हमको, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी nh अपॉन, ये नीचे चलाएगा mr इंटू 2π, यहाँ चलाएगा आगे 2π mr। अब जो r की वैल्यू भी निकाला था रेडियस की, वो वैल्यू क्या करके यहाँ पर पुट कर लीजिए, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ बोहर्स रेडियस, ठीक है। बोहर्स रेडियस की जो भी वैल्यू निकल के आई थी उसको यहाँ पर पुट करो, कितना निकल के आया था, तो v इक्वल टू हो जाएगा nh अपॉन 2π m, r की वैल्यू निकल के आई थी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π²। अच्छा, उसमें एक चीज याद रखिएगा, हमने उसको क्या किया है, थोड़ा सा बदलाव किया था ऊपर वाले में, कि जो के हमने 1/4πε0 उधर माना था, उसको हमने उसमें पुट नहीं किया, डायरेक्ट हमने उसको के कांस्टेंट ही मान लिया है, ठीक है। के कांस्टेंट मानेंगे तो 4π² कटेगा नहीं, ठीक है। इसको ध्यान दे देना थोड़ा सा, पुराना और सही वो भी है, लेकिन वहां पर हम के की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, ठीक है। 1/4πε0 तो इसको काटेंगे नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा 4π² के z e² m। अब देखो क्या क्या चीजें कटेंगी, ये कटा, एक पाई से पाई कैंसिल, एक h से एक h कैंसिल, ये पाई है n स्क्वायर में बड़ा अंतर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमसे बड़ा गड़बड़ हो जाता है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 2 और ये k, ये z e², ये सब ऊपर जाएगा और ऊपर है n, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या क्या ऊपर जाएगा, देखो 2 ऊपर चला गया, z ऊपर गया, e² ऊपर चला गया, और k इसको भी लिखो k e² ये ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे बचेगा n और ये h, इतनी चीजें बचेंगी। तो ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। इस वेलोसिटी से वो क्या करेगा, चक्कर लगाएगा अपने अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में, ठीक है। इसको भी लिखिए, एक मिनट, इसमें कुछ छूट रहा है, एक पाई छूट रहा है, देखो पाई छूट गया, 2π हो गया, k हो गया, e² हो गया, z हो गया अपॉन nh, ठीक। इसके लिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, एग्जांपल लेने सपोज दैट, अगर हम हाइड्रोजन आइटम की बाद करें तो हाइड्रोजन आइटम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो अगर z की वैल्यू 1 रखते हैं तो हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2π k e² अपॉन nh। ये जहां पर h प्लाइंग कांस्टेंट, k इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला 1/4πε0, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। ये वेलोसिटी है, इसको लिख लीजिएगा। अगली बार हमने कहा था कि अगर ये स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और किसी एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में आना चाहता है, तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करता है, वो एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी होती है, उसको भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको लिखिए, लास्ट रीडिंग है कि वो टोटल एनर्जी कितनी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की बोहर्स के स्टेशनरी ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी कैपिटल E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर वो वाला पोटेंशियल एनर्जी मत लगा देना mgh वाला, ठीक है। बात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की करी जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी के चारों चक्कर लगा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल से उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी, तो किसी की अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसको हम E इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी को U से और इसको K से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर, वो होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। बस नीचे R हो जाती है, इतना ध्यान रखिएगा, ये इसको याद कर लीजिए। तो U बराबर, देखो इसको मैं कांस्टेंट के मान लें, Q1 हो जाएगा Z इंटू E का और एक E उसका, तो ये E² हो जाएगा अपॉन में R, ठीक है। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, इसको इक्वेशन 1 मानिए, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस में होती है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² होता है, हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है, 1/2 m × v²। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो v की, अच्छा अगर एक बात करते हैं mv² अगर बात करें, तो अगर हम
इक्वेशन में बात करते हैं, शुरू वाली इक्वेशन में बात करते हैं, जहां पर हमको देखो ये पता था ना अभी सबसे पहले वाले में कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता था k ZE² ठीक है। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होते थे, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो mv² इक्वल टू कितना आ जाएगा, k ZE²/r हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसको हम 1/2 लिख लें और mv² जगह पे क्या लिख सकते हैं, मतलब k ZE²/r ठीक है, ये लिख लें इसको। तो ये दिया हुआ ये पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको इक्वेशन ई में रखते हैं, टोटल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k/2 इंटू ZE²/r माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि ये माइनस में होगी तो ये हो जाएगी k ZE²/r। एक्चुअली में देखा जाए तो k ZE²/r दोनों में लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1/2। तो अगर आधा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो अगर 1/2 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, आधा 1/2 में से 1 माइनस करें तो 1/2 ही तो बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, जो टोटल एनर्जी आएगी वो भी क्या है कि हो जाएगी आपकी माइनस की हो जाएगी कितना, k ZE²/2r ठीक है, ये आपकी एनर्जी आ जाएगी। अब अगर आगे आपको r की वैल्यू रखना है तो r की वैल्यू पुट कर लीजिए ठीक है। अब इसमें होता क्या है, हम हाइड्रोजन की बात करें, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी 1, और इन सब की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे पूरा, मतलब आपको पता है ना कि हाइड्रोजन के लिए Z 1 हो जाएगा, k की वैल्यू बताया कि 1/4/ε0 की वैल्यू कितनी होती है, k का मतलब 1/4/ε0 और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, ये आपको पता ही है ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19, और r का जो भी फार्मूला भी हमने डिराइव किया था पहले, वहां से जो भी वैल्यू रख करके कैलकुलेट होगी, सबको अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये फार्मूला, क्योंकि केवल यहाँ पर अगर बात करें k ZE²/2r, एक चीज कहीं पर रह गई, कुछ रह गया, तो यहाँ पर r की वैल्यू भी पुट करेंगे। अच्छा एक r की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं यहीं पर क्या होती है, E इज इक्वल टू माइनस का k ZE²/2, जरा r की वैल्यू बोलो जो निकाला था रेडियस, r की वैल्यू 5.29 ना बोलो, पूरा वैल्यू बोलो r की वैल्यू जो फॉर्मूले में निकाला था, n² k ZE²/m ठीक है, ये निकल के आया था। अब इनका सब पूरा कैलकुलेट करोगे तो केवल n² यहाँ पर बचेगा, बाकी जितना यहाँ पर त्रिज्याम है ये Z और ये पूरा सब कट पिट करके जितना भी होगा सब अपना ठीक है, ये कटेगा नहीं, यहाँ पर देखो ZE² को, ये सब पूरा जब कैलकुलेट करोगे तो E की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 13.6, और ये केवल n² नीचे बचेगा ये वाला ठीक है, n की वैल्यू बदलती चली जाएगी कि फर्स्ट के लिए सेकंड एक्साइटेड के थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए कहा, ये फार्मूला बन जाएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ठीक है। तो इस तरीके से आपका एनर्जी निकल आएगी ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी लिख लीजिएगा पूरा, बाकी की बातें करेंगे कल हम कि बोहर्स में क्या क्या लिमिटेशन रह गई, उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है इसके अंदर, इसके बाद आपके पास में फिर कुंड ऑफ बाउ और पाउली सब नियम आएंगे ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये इतना नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है, बस आज के लेक्चर में इतना है।